Powering off. Bluetooth mode. Device paired.
हरिओम स्वामी। शुरू करता हूँ। हरि शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां माद्यां जगत् व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयदाम् चाड्य अंधकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्यो महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं श्रुत्यां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् आई ओम रील ऋक् हे ओम ऐ औच हयवरट लण यमगणनम् जबय घड़दश जबगड़दस खप चट चट तव कपय सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। पूर्व के पाठ में निपात की चर्चा हमारी हो रही थी। निपात क्या होते हैं और फिर उनसे कुछ कार्य भी कराना था, वो आगे के सूत्र में आने वाला था। दो तरह से निपात हमने बताए थे कि दोनों तरह से वो निपात ही होते हैं। कौन से दो तरीके से निपात बताए थे, किन दो सूत्रों से बताएंगे आप फोन पे जो है? जी हाँ, एक तो स आदि अद्रव्य थे, वो उनको निपात की संज्ञा दी गई थी प्रादयो असत्व से, और दूसरा था उसी में प्रादय का भी सूत्र आया था, और एक था एक अच जो है वो उनको निपात की संज्ञा दी गई है। उसमें आंग को वर्जित कर दिया था। ये तो हमने पढ़ाया ही नहीं हटा दी जी, ये तो पढ़ाया ही नहीं हमने अभी। आंग ये सूत्र तो पढ़ाया ही नहीं हमने अभी जी, ये सूत्र तो हमने पढ़ाया ही नहीं अभी। कौन सा एक निपात का जो नाम? हाँ, अभी कहाँ पढ़ाया हमने? अच्छा, मैंने इसकी वृत्ति याद कर ली थी। चलो, वृत्ति याद कर ली, पूर्व में आपने पढ़ा हुआ है तो इस पर फिर हम और गंभीर चर्चा करेंगे। जब आपने बताने से और आगे बता दिया तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो इस पर फिर हम और गंभीर चर्चा करेंगे और फिर देखते हैं गंभीरता। अभी तो यही बता दो कि जो दो सूत्र हमने पढ़ाए थे कल, उन दो सूत्रों में हमने दो सूत्रों के द्वारा निपात संज्ञा की थी। वो कौन कौन से सूत्र थे? बस इतना बता दो। और प्रादय। अच्छा, तो चादयो असत्व क्या कह रहा था? चादयो असत्व ये कह रहा था कि च आदि जो शब्द है वो अद्रव्य अर्थ में उनको निपात की संज्ञा दी जाएगी, दी जाए।
और प्रादय? प्रादय में था एतेपि तथा, इनको भी जब ये अद्रव्य अर्थ में हो, जितने भी 22 उपसर्ग हैं उनको निपात की संज्ञा दी जाए। द्रव्य अद्रव्य का क्या मतलब है? यहाँ पर द्रव्य और अद्रव्य प्रयोग में आया। द्रव्य कल आपने उदाहरण दिया था, उसे भी समझा मैंने। वो पशु जैसे है तो पशु का मतलब जानवर से भी है, और उसका अर्थ कुछ आपने इसमें बताया था ठीक प्रकार, सम्यक प्रकार से। Powering off. 1 मिनट, पावर ऑफ हो गई है। Bluetooth mode. तो द्रव्य अद्रव्य की जो बात हुई हमारी, उन द्रव्य अद्रव्य में उदाहरण को छोड़ दो, बिना उदाहरण के वैसे ही बता दो कि द्रव्य अद्रव्य किसे कहते हैं, अद्रव्य किसे कहते हैं और द्रव्य किसे कहते हैं, और असत्व का क्या मतलब है इसमें, असत्व क्यों बोला? मतलब जिसमें संख्या या सर्वनाम उनके हो सकते हैं। अद्रव्य माने जिनकी कोई संख्या ना हो। सूत्र में सत्व और असत्व क्यों बोला? असत्व सत्व का मतलब द्रव्य से था, और असत्व माने अद्रव्य। अच्छा, और प्रादय? प्रा आदि को भी जो अद्रव्य हो, अगर प्रा आदि उपसर्ग अद्रव्य अर्थ में आते हैं तो उनको निपात की संज्ञा दी जाएगी। अच्छा, ठीक है। तुमने 2 सूत्र लिए थे, किसी का मैसेज आया अभी, उन्होंने कहा कि कल लाइव थोड़ा कट गया था, तो एक बार थोड़ा बताते हुए चले इन सूत्रों का। तो 2 सूत्र हमने लिए थे, दोनों संज्ञा सूत्र हैं, दोनों संज्ञा कर रहे हैं और दोनों निपात संज्ञा के लिए ही हैं। निपात किसे कहते हैं? निपात एक नाम रखा पाणिनि जी ने। अब पहले भी हम कितने सारे नाम रख चुके हैं ना, पाणिनि जी पहले भी बहुत सारे नाम रख चुके हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। पाणिनि जी ने कोई नाम रखा, कहीं पर टी कोई नाम रखा, प्लुत कोई नाम रखा, हर्ष कोई नाम रखा, ये सब नाम रखे गए हैं, ये सब संज्ञाएं हैं। इसी तरह से निपात भी एक संज्ञा है, निपात भी एक नाम है। किसका नाम है, किसको निपात कहते हैं, यह एक प्रश्न है। तो उसके लिए 2 सूत्र आए, एक चादयो असत्वे और एक प्रादयः। बहुत आसान सूत्र है। चादयो असत्वे मतलब वो कह रहे हैं कि जब भी कोई ये, हम कई बार एवकार बोलते हैं, अत्र कुत्र तत्र बोलने लग जाएं, या आ बोलने लग जाएं, ई बोलने लग जाए, या चा बोलने लग जाए, चा शब्द होता है और के लिए, वो हम बोलने लग जाएं, इनको बोलते हैं चादी। कोई भी चीज जो शुरू में होती है, जैसे प्रा शुरू में था वहां पे, तो उनको बोल दिया प्रादि। ऐसा नहीं है कि किसी वर्ण के शुरू, किसी कोई शब्द है उसके शुरू में प्रा है, इस तरह की बात नहीं है। बात कुछ इस तरह है कि जो बहुत सारे हमारे वहां पर ऐसे समझो उपसर्ग आए थे, उनमें सबसे पहले जो उपसर्ग आया था वो प्रा उपसर्ग आया था, तो इसीलिए उनको प्रादि बोल दिया। यानी प्रा है आदि में जिन उपसर्गों के, उपसर्गों के तो और भी नाम थे, प्रा को छोड़कर अपि भी था, और निर भी था, निस भी था, लेकिन ये जो पूरे 22 गिने गए, इनमें प्रा सबसे पहले बैठा था, यानी प्रा आदि, आदि में प्रा बैठा था, तो उनको प्रादि कह दिया। तो एक तो वो सब प्रादि जो होंगे, वो 22 जो प्रादय हैं, वो एते अपि तथा लिखा है इसकी वृत्ति में, मतलब वो भी निपात कहलाते हैं, उनको निपात भी कहते हैं। वो प्रादय जो है वो उपसर्ग भी है, यदि क्रिया योग में हो वो प्रादय। उपसर्गा क्रिया योगे पढ़ा था, तो उपसर्गा क्रिया योगे क्या कहता था? ये कहता था यदि ये उपसर्ग क्रिया योग में हो, अर्थात इनसे कोई क्रिया जुड़कर कोई कार्य हो रहा हो, जैसे कोई भी क्रिया उनमें जुड़ी हुई है, गच्छति इत्यादि गम धातु है, तो वो सब वो है, तो वो उपसर्ग कहलाते हैं, अगर वो प्रादि क्रिया योग के साथ है। और वही प्रादि निपात भी कहलाते हैं। ठीक है, ये उन्हीं प्रादियों का नाम है। आगे जाके उन्हीं का नाम फिर अव्यय भी पड़ जाएगा,
तो अभी वो प्रादि निपात कहलाते हैं। निपात की बात चली थी यहाँ पर। एक निपात किसके द्वारा बताया गया था? चाद्यो असत्वे के द्वारा। चाद्यो असत्वे का मतलब जो ये चा इत्यादि सब होते हैं, जैसे प्रादि बोला ऐसे चा आदि, ये भी गण है, इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। तो चा उसमें पहले है, सबसे पहले। चा का मतलब वही जो आप पढ़ते आए हैं आज तक, और कोई नया मतलब नहीं है। तो वो भी निपात कहलाएंगे, लेकिन उसमें एक शर्त डाल दी, सभी चादियों के लिए नहीं बोला उन्होंने, चादियो असत्वे। उन्होंने ये कहा जब चादी जो हो असत्व हो, असत्व का मतलब अद्रव्य हो, अद्रव्य का मतलब द्रव्य और अद्रव्य का अंतर हमने सीखा था। द्रव्य उसको कहते हैं जिसको गिना जा सके, जिसमें गिनती हो, वो सब द्रव्य होता है। अब न्याय में भी वही द्रव्य होता है, पृथ्वी आकाश जल इत्यादि, ये सब गिनती में आए या कुछ, या तो 5 बोल देते हैं तो उस हिसाब से, या फिर आप सामान्य न्याय की बात को छोड़ें, आप सामान्य भाषा में देखें, जो भी सामने आपके दृश्यमान वस्तु है, कोई भी वस्तु जो भी दृश्यमान है, वो सब गिनी जा सकती है ना। पंखा, कूलर, बोर्ड, पेन, पेंसिल, स्पीकर, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब गिनी जा सकती हैं। अब ये सब जब गिनी जा सकती हैं, इसका मतलब ये द्रव्य है। तो द्रव्य अर्थ में यदि आ जाए, द्रव्य अगर मिल जाए, उसका कोई चादियों का अगर अर्थ कोई द्रव्य निकल जाए, यानी ऐसा कोई अर्थ निकल आए जिससे जिसकी संख्या हो सके, तो उस केस में तो उनको कहेंगे नहीं निपात। और यदि उनका कोई अर्थ इस तरह से ना निकले, संख्या जैसे चा है, चा का मतलब और होता है, और कोई दृश्यमान चीज थोड़ी है, ऐसे दिखती थोड़ी है, और कोई कूलर पंखे बोर्ड की तरह और थोड़ी दिखता है। तो इस तरह जब चा हो, ऐसे चादी जब हो, तो उनको फिर कहेंगे हम निपात। तो ये दोनों निपात संज्ञा सूत्र थे, क्योंकि आगे पाणिनि जी को निपात को लेके कुछ कार्य करना है, निपात से संबंधित कोई विशेष कार्य पाणिनि जी विधान करना चाहते हैं। तो उसी को देखते हुए उन्होंने चाद्यो सत्वे सूत्र लिया और प्रादय सूत्र लिया। तो अब मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, जिनका छूट गया था उन्होंने कहा था कि एक बार और ले ले, तो हमने ये उठा लिया। तो ये तो हुई ये बात चादियों की। फिर इसका उदाहरण भी लिया था हमने। तो उदाहरण में हमने कहा था कि पशु जो है, सामान्य रूप से आप लोग जो देखते हैं, एक पशु शब्द है, आप लोगों ने सुना ही हुआ है पशु के बारे में। तो आपने यही देखा है कि भाई पशु तो एक जानवर को ही कहते हैं, चौपाया 4 पैर वाला जो होता है उसको जानवर को ही कहते हैं। और पशु का अर्थ एक सम्यक प्रकार से भी होता है, ठीक प्रकार से। तो 2 अर्थ हो गए। यदि किसी अर्थ में वो सम्यक प्रकार से अर्थ निकल रहा है उसका, तो जब उसका सम्यक प्रकार से अर्थ निकल रहा है पशु का, उस समय तो वो निपात ही है, क्योंकि वो पशु जो है उसका कोई द्रव्य अर्थ में तो अर्थ निकल नहीं रहा। द्रव्य का मतलब हुआ कि जिसमें संख्या हो, वैसे तो निकल नहीं रहा। और यदि वो पशु का अर्थ जो है वो हमारा जानवर के अर्थ में निकल रहा है, तो तब उसमें संख्या हो गई, 2 जानवर, 4 जानवर, 6 जानवर कह सकते हैं, संख्या आ जाती है। उस केस में वो फिर निपात नहीं होगा। इसके उदाहरण हमने कल दिखा दिया था। अब मैं 2 छोटे छोटे से 2 शब्दों के वाक्य लिख रहा हूं, 2 शब्दों का कुछ लिख रहा हूं वाक्य, और 2 छोटे छोटे से वाक्य में 2 शब्दों के लिख रहा हूं। तो आप जो है उनको 2 शब्दों के वाक्य को देखकर, फोन वाले फोन पे सुन लेंगे, उनको फोन से ही अंदाजा हो जाएगा, और जो देख सकते हैं वो देखकर बता देंगे। मुझे ये बताएंगे कि ये क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, उसमें अब इसमें निपात, ये निपात है कि नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है। मैं लिख रहा हूं पहला वाक्य, पशु पश्य पश्य। अब इतना तो व्याकरण इत्यादि पढ़ने वाले लोग जानते ही हैं, पश्य का मतलब देखना होता है। नहीं जानते तो हमने बता भी दिया। दूसरा वाक्य, पशुम पश्य, पशु पश्य, पशुम पश्य। अब मुझे आप लोग जरा ये विचार करके बताएं कि 2 वाक्य यहां पर लिखे हैं, पशु पश्य, पशुम पश्य। अब निपात संज्ञा है कि नहीं है?
है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। पशु पश्य, पशुम पश्य। पशु शब्द लिखा है हमने तो निपात संज्ञा है कि नहीं है, और पशु का ही उदाहरण उठाया था। देखो उदाहरण भी हमने केवल वही लिया जो आपको पढ़ाया हुआ है। यदि हम कोई अन्य ले लेते तो आप सोचते कि भाई चलो हमें घुमा दिया गया है, तो घुमाया भी नहीं है, एकदम सरल बात है। कोई भी बता दे जिसको पता हो, जो बताना चाहे कोई भी बता दे, हमें तो बताने से मतलब है। पशु पश्य, पशुम पश्य, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सरल बहुत है। Powering off. ये क्या होता है? Bluetooth mode. पशु पश्य, पशुम पश्य, पश्य पश्य तो दोनों में एक जैसा ही है, पशु और पशुम में अंतर है बस। फोन पे कनेक्टेड है आप? आवाज आ रही है? हाँ बताइए फिर, जी बताइए। इसमें पशु पश्य में निपात संज्ञा है। पशु पश्य में आपकी बात हम लिख रहे हैं। पशु पश्य में निपात संज्ञा है, ये निपात है, ये कहा आपने। और बस इसी में है, दूसरे में निपात नहीं है पशु पश्य में? नहीं। अच्छा, ये निपात नहीं है, कारण भी बता दीजिए। पशु पश्य में ये अद्रव्य अर्थ में लिया है। अच्छा, इसमें सम्यक प्रकार से देखो। और पशुम जो है ये द्वितीय का एक वचन है। पशु को देखो, तो पशु यहाँ पे जानवर अर्थ में आया है, तो ये द्रव्यार्थ है, तो इसलिए इसकी निपात संज्ञा नहीं है। चलो ठीक है, सही उत्तर है, बहुत अच्छा है। अच्छा तो ये सूत्र हमने देख लिया था, आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। ये उदाहरण लेने से तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक में पशु द्रव्यार्थ में है और दूसरे में पशु अद्रव्यार्थ में है। तो द्रव्यार्थ और अद्रव्यार्थ आपको पता चल गया। जो द्रव्यार्थ होता है उसी को सत्व कहते हैं और जो अद्रव्यार्थ होता है उसी को असत्व कहते हैं। तो इस सूत्र का भली प्रकार से पशु ऐसे ही कह दो इसका, जैसे हम बोले ना अभी पशु दलिया बन गया इसका, तो फिर इसका भली प्रकार से दलिया बन गया सूत्र का। तो अब हमें लगता है आप कभी भूलेंगे नहीं कि चादियो असत्वे में उदाहरण के माध्यम से अब आप कभी भूलने वाले नहीं है इसको, कि किस प्रकार जो है द्रव्यार्थ होता है और किस प्रकार अद्रव्यार्थ होता है। तो ये सूत्र तो हो गया। अभी अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। सूत्र बड़ा काम का है अगला, तो कान अपने अच्छी तरह खोल के और पूरा दिमाग लगा के सुन लेना, क्योंकि इन दोनों सूत्रों में तो सिर्फ संज्ञा की गई थी। अगला सूत्र जो है इन संज्ञा का प्रयोग करके और फिर कार्य करेगा। तो यदि ये सूत्र समझोगे ठीक से तो फिर ये पिछले दो सूत्र समझे हुए ठीक माने जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको सूत्र। इसमें कुछ सामान्य बात भी है, कुछ विशेष बात भी है। तो पहले सूत्र को सामान्य रूप से लेके चलेंगे मोटे तौर पर, फिर सूत्र में एक बारीक दृष्टि भी डालेंगे। तो पहले चलते हैं सूत्र की तरफ। निपात एका जनांग, निपात एका जनांग। सूत्र है निपात इसमें ऐसा भी हो सकता है सूत्र में कि वस्तुतः आप सब लोग माँ गंगा किनारे रहते हैं और अनेकों आचार्य के पास आप लोग आते जाते हैं, पढ़ते हैं। तो
ऐसा भी हो सकता है कि ये सूत्र आपको कुछ नई दृष्टि से आज मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले भी उसको उस दृष्टि से पढ़ चुके हो। तो ये तो मैं पहले से दावा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो मेरे प्रश्न पूछने से पता चलेगा आप कितने पानी में हैं। नहीं तो फिर आप कहोगे बाद में हम तो इसको उस दृष्टि से जानते थे। तो प्रश्न पूछेंगे तो पता चलेगा, और प्रश्न पूछ के जब उत्तर पता चलता है तो खुद की अबोधता का हमें भान भी होता है। और जब अबोधता का, अपने ज्ञान का अभाव हमें खटकता है कि हमारे अंदर उतना ज्ञान नहीं है जितना होना चाहिए किसी विषय को लेके, तो व्यक्ति के अंदर एक गुरु भाव भी जगता है। जब गुरु भाव जगता है तो फिर मतलब शिष्यत्व भाव जगता है, तो फिर उसके अंदर गुरु प्रकाश भी करते हैं। इसीलिए प्रश्न पूछने का ये भी एक वो होता है, क्योंकि विद्या को विद्या की पद्धति से जब प्राप्त किया जाता है तो विद्या वो फलवती होती है। इसीलिए हम जानबूझ के वो स्वयं से ही ये चीजें क्रिएट करते हैं। हम ये नहीं कहते आप हमें कोई गुरु मानिए या हम आपके गुरुजी बन गए, लेकिन इस 1 घंटे के लिए तो गुरु मान लीजिए। इस 1 घंटे में तो आप लोगों को कुछ सीखने को मिल ही रहा है। बाद में आप चाहें तो माने ना माने वो आपकी इच्छा, हमारा कोई दबाव भी नहीं है। लेकिन इस 1 घंटे के लिए तो आप ये मान लिया करें पढ़ाने के समय पे कि हाँ हमारे कुछ हित में हमारे गुरु सरीखे बैठे हैं, हमें कुछ पढ़ाएंगे हमारे हित में। तो ये सूत्र है निपात एकाजनांग। गुरुजी ये निपात तो ये प्रकार में आकार है, हलंत नहीं है निपात। 1 मिनट में देख लूं ना, नहीं तो आपके में है क्या? नहीं निपात है। निपात। अच्छा निपात बोला मैंने, निपात। अच्छा नहीं, वो माता जी ने भी बोला है निपात, नहीं निपात है, ता में आ है। हाँ, पर माता जी ने निपात का जनांग ऐसा। अच्छा अच्छा हाँ। नहीं वो तो उनके पास भी पुस्तक है। है आप समझ पुस्तक। गए ना क्या बोला इन्होंने वैसे? क्यों जी आप समझे इन्होंने क्या बोला? क्या बोला? निपात है ये, मतलब ता में आ है, ये कह रहे थे वो। ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ, कभी ऐसा ना हो कि ऐसा हलंत होता है ना। हलंत वाला नहीं है, बिना हलंत वाला है, ता में आ है, पूरा है, ये कहना चाह, ये तो कहना चाह रहे हैं। यही है। ठीक ठीक। अच्छा अब चलते हैं हम इसमें। इसकी पहले तो वही हमारा कार्य है, पदच्छेद कर लेते हैं, पद का पता लगा लेते हैं कि सूत्र में कितने पद है। ये निपात प्रथमा है, प्रथमा एक वचन है, और उसमें एकाज नांग ये एक पद है। एकाज अलग है और अनांग एक अलग है दोनों में प्रथमा ही। एकाज तो अलग है इसमें ये, और अनांग अलग है इसमें। तो यहां प्रथमा एक वचन है, यहां भी प्रथमा एक वचन है, यानी ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, और दोनों में प्रथमा है। तो 3 पद हो गए इसमें हमारे सूत्र में। ये 3 पदों वाला सूत्र हमारा ये हो गया। और अनांग का मतलब आप समझते ही हैं, नए तत्पुरुष समास है, जो आंग ना हो उसी को, न आंग इति अनांग। न आंग इति अनांग, नए तत्पुरुष समास है इसमें। अच्छा इसमें वृत्ति आ रही है प्रगृह की, अनुवृत्ति आ रही है प्रगृह की, इदुदेद द्विवचनम प्रगृहम से। सूत्र का अर्थ घटित करने में फिर मदद मिलेगी। इसमें प्रगृह हम और जोड़ लेंगे, जो कि हमें प्रगृह और मिल रहा है। अभी हम वृत्ति पर नहीं गए, अभी हम केवल अनुवृत्ति देख रहे हैं। प्रगृह की अनुवृत्ति आ रही है, इदुदेद द्विवचनम प्रगृहम से। अच्छा अब सूत्र से हमें एक बिना वृत्ति को देखे एक बात समझ में आ रही है कि एक तो निपात की बात कही है। निपात हम पहले से जान चुके हैं, चादी और सत्वे के द्वारा पता चल गया हमें कि अद्रव्यार्थ में चादी जो होते हैं वो निपात होते हैं, और प्रादि जो होते हैं वो भी निपात होते हैं। ये तो हम निपात के बारे में सीख कर पीछे से आ गए। अब एकाज अनांग ये 2 शब्द जो हैं वो नए से जान पड़ते हैं। पहले वृत्ति पढ़ लेते हैं, फिर सब चीजों को एक साथ घटित कर देंगे। एको अच निपात आंग वर्जः प्रगृह स्यात्।
एको अच निपात आंगवर्जः प्रगृह स्यात्। अर्थात एको अच, एक अच वाला निपात, एक अच मात्र निपात, एक अच वाला नहीं, एक अच मात्र निपात, यही अंतर आ जाता है सारे खेल का। एको अच निपात, एक अच निपात अर्थात एक अच मात्र वाला निपात, न आंग अर्थात आंग को छोड़कर प्रगृह संज्ञक हो। एक अच मात्र निपात आंग को छोड़कर प्रगृह संज्ञक हो। आंग का क्या मतलब है यहां पर, कोई बताएगा? आंग को छोड़कर कह रही हैं तो आंग है क्या वैसे? आंग का क्या मतलब है? आंग कहीं पढ़ा हमने पहले कभी? आंग इसके पहले कहीं आया क्या? बताइए, आप फोन पे हैं, आंग कहीं आया पहले? आंग तो नहीं है, आंग नहीं पढ़ने में आया है, बड़ी कठिन बात आ नहीं गई है। मतलब आंग इस तरह से तो आंग कहीं पढ़ने में ही नहीं आया, बताओ, बड़ी खतरनाक बात आ गई है। तो अच्छा, जब हमने आंग पढ़ा ही नहीं गुरुजी, तो फिर आंग के बारे में हम कैसे बता दें? ये तो पढ़ने में ही नहीं आया आंग तो हमारे आज तक। ये तो आंग क्या हो गया, इसने तो आंग की हिसाब खोज से दी ले हमारी। सकते हैं आंग। हाँ जी, किसके हिसाब से ले ले, बताइए। आंग पढ़ने में आया नहीं आया अभी तक? अब अभी तक ये के जो मुझे नहीं सूत्र पढ़े, मालूम स्वामी जी कि इसको प्रत्यय हिसाब से मतलब नहीं वो छोड़िए, जब वो प्रत्यय छोड़ बना रहे हैं दीजिए, तो वो छोड़ दीजिए, किस उसमें हिसाब से है, लीजिए, किस हिसाब से लेना है वो प्रश्न ही छोड़ दीजिए। आप सिर्फ इतना बताइए मुझे, अभी तक जो सूत्र पढ़े हैं उनमें से किसी सूत्र में आंग का जिक्र आया है क्या? ये बैटरी ऑन ऑफ हो गई हमारी, ऑन कर रहे हैं तब देना उत्तर। ये पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, आज तो ज्यादा ही हो रहा है। ये अब नहीं होगा, लेकिन अब की बार नहीं होगा, हमने इसकी नब्ज पकड़ ली। अभी तक के जितने सूत्र हमने पढ़े हैं उन सूत्रों में किसी में भी आंग का जिक्र हुआ क्या? अभी तक के पढ़े सूत्र में, आगे का नहीं पूछ रहे, सिर्फ अभी तक के पढ़े सूत्र में आया था। आया तो फिर तो गजब कर दिया आपने। फिर बताइए किसमें आया? ये ओमी आंगी वाले में था सर। और कहीं आया हो? आंग किस वस्तु का नाम है, किसको कहते हैं आंग? और भी कहीं आया होगा ओमी आंगी में। चलो ठीक है, ये तो आप बताइए भगवान। उपसर्ग क्रिया योगी, उपसर्ग क्रिया योगे पढ़ा था सूत्र आपने? आया था वहां पर? बोलो। आया था। आ गया ना समझ में? अब ठीक है। तो जी, जी, जी। हाँ, उपसर्ग में 22 उपसर्गों में आंग भी एक उपसर्ग है। ये है। अच्छा, आंग को छोड़कर कहा इन्होंने। पहले तो हम ये एकाज समझ ले, एकाज क्या होता है भाई। 22 उपसर्ग को ही याद कर लेते हैं हम, उसी से हमारी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि आंग उसमें है भी। तो आप जो फोन पे हैं थोड़ा मेरी मदद कर दीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा भुलक्कड़ स्वभाव का हूं। तो मुझे 22 उपसर्ग आप बोल दीजिए। चीटिंग भी कर सकते हैं भले, पहले कोशिश करो आप बोलने की। यदि नहीं बोले जाएं तो चीटिंग करके भी बोल सकते हो, लेकिन बोल जरूर दीजिए फटाफट। बोलो। अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी सु उत अधि अपि निस निर दुस दुर, बोलते जाओ फटाफट। अवनिस निर निर दुस दुर वी आंगनी अधि अपि सु उत अभि अति सु उत अधि अपि अति सु उत अभिरति। देखो कौन सा छूट गया? ये कोई छूट गया? सारे आ गए? अभिप्रति परि परि उप उप परि उप
अभिप्रति परि उप राइट अभी प्रति अभिप्रति परि और अभिप्रति परि उप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3 और छूट गए। 3 छूट गए। हमने ही लिखने में छोड़ दिए होंगे और क्या। आ गए प्र प्रा अप सम अनु अव परा अप सम अनु अव नित निर दुस दुर दुस दूर भी रह गया। अच्छा हमने दूर नहीं लिखा। दुस दूर दूर रह गया हमारा। वी आंग नी वी आंग नी भी रह गया। नी अधि भी रह गया है ना। हो गए पूरे हो गए। अच्छा ये 22 उपसर्ग हैं जो हमने देखे थे। उपसर्गा क्रिया योग में हमने ये 22 उपसर्ग देखे थे। अब इन उपसर्गों में पहले भी शायद जिक्र किया था, नहीं किया तो आज कर देते हैं। आप देखिए प्रा पहला उपसर्ग है, हम क्रम से देख रहे हैं। प्रा उपसर्ग है तो प्रा उपसर्ग में कितने अच हैं? कितने अच हैं महाराज प्रा में? अच हाँ कितने अच हैं प्रा उपसर्ग में? प्रा उपसर्ग में अच तो एक है ना। और अप में अप 2 अच है ना। जी। तो कुछ इसमें 2 अचों वाले हैं और कुछ 1 अच वाले हैं। तो जो 1 अच वाला है उसको बोलते हैं एकाच। ठीक है, इसी के लिए हमने थोड़ा सा ही लिखवाए। कई बार बातें तो बहुत छोटी छोटी होती हैं लेकिन दिमाग घूम जाता है। सोचते हैं जो बिल्कुल पहली बार पढ़ता है वो कहता है एकाच क्या है भाई। तो ये इसीलिए लिखकर फिर जब बताते हैं भाई प्रा में 1 अच है, परा में 2 अच हैं, अपा में 2 अच हैं। 2 अच वर्ण है कि नहीं है? इसी तरह सम में केवल 1 ही अच है, सकार उत्तरोत्तर अकार। अनु में 2 है, अकार भी है और नकार उत्तरोत्तर उकार भी है। अवा में 2 अच हैं। तो कुछ तो इसमें 2 अच वाले हैं, कुछ इसमें 1 अच वाले। तो जो 1 अच वाला है यानी एकाच। अब एकाच के आसपास हमने इस बात का भी जिक्र कर दिया, आंग का। सूत्र में आंग का भी जिक्र है। तो ये जो आंग है हमारा, आंग में आप कितने अच गिनते हैं? आंग में कितने अच महाराज? कितने अच हैं आंग में? आंग में आंग उपसर्ग में कितने अच हैं? दो है। कौन कौन से हैं ये तो बता दो मुझे, लिख भी दूंगा मैं 2 अच इसके। आ एक है और गकार में जो आकार है वो भी। आंग में कितने उपसर्ग हैं और कितने अच हैं? फोन पे जो है वो बताएंगे। आंग में कितने अच हैं? अच पूछिए, सिर्फ इतना बताना। ठीक है, बताइए कितने अच हैं आंग में? 2 अच। अच्छा 2 अच हैं, बहुत सुंदर। कौन कौन से हैं ये भी बता दो। 2 अच, आ और आ धन आ और आ। अच्छा तो ये तो आपने आज वर्णमाला का ही चमत्कार कर दिया। बहुत सुंदर वर्णमाला सीखी आपने। कहाँ सीख के आए थे आप? हमने तो नहीं सिखाई, पाणिनि जी ने भी नहीं सिखाई। ये आ एक ही तो अच है ही केवल। नहीं, आपका अंदाजा लगाया स्वामी। अंदाजा क्यों लगाना भाई? ये कोई ऐसी चीज है कि जो आपको विदित नहीं है, जो ज्ञात नहीं है? ये कोई कठिन चीज है जिसमें अंदाजा लगाना है? अंदाजा तो उनमें लगाया जाता है जो पढ़ी ना पढ़ी हुई चीज हो। एक ही तो अच है इसमें। आप देखो 1 अच है कि 2 है इसमें? कैसे 2 अच कर रहे हो आप? बताइए, सिद्धांत बताइए मुझे। 2 अच का सिद्धांत बताइए। आपने गलत बोला इसलिए आप अपने गलत को सही का सिद्धांत करिए। मैं तो सही का सिद्धांत आपको बता ही दूंगा। बताइए 2 किस? मुझे नहीं पता स्वामी जी, गलत है सही है, मुझे जो लगा मैंने वो बोला। अरे नहीं, वो बात नहीं है। 2 अच इसमें इसलिए नहीं हो सकते। आप देखिए माहेश्वर सूत्र में कि क्या कैसे माहेश्वर सूत्र है। आ ई उन रील रिक है कि नहीं है? और वो जो आ होता है वो आ अच के अंदर आता है कि नहीं आता? आ। और उस आ में ही आ के कितने भेद पढ़ के आए हो पीछे से?
आ एक अच है कि दो अच है? आ खाली आ लिखा है, एक अच कहेंगे इसे कि दो अच? एक अ को एक अच। तो उसी का तो बेटा है आ, और उसी का तो बेटा है आ, कोई अलग से तो नहीं आ गया। तो एक ही अच होगा, दो अच कहां से हो गया? एक डंडा बढ़ जाने से अच बढ़ जाते हैं क्या? एक ऐसे डंडा अगर बढ़ जाए, प्रा में अगर प्रा हो जाता तो प्रा भी फिर दो अच वाला हो जाता। परा की बात नहीं कर रहा हूं, प्रा अगर लिखा होता तो वो भी दो अच वाला हो जाता। भाई आ हो या आ हो या फिर वो आ ऐसे वाला हो जिसमें जो है 3 मात्रा लिखा रहता है प्लुत वाला, है तो वो भी एक ही अच। आप समझ गए ना मैं जो समझा रहा हूं? तो मैं आगे बढ़ू फिर? ठीक है, चलो। ये ऐसी छोटी सी बात थी, कई बार बुद्धि घूम जाती है, इसलिए इसमें कभी भी नेगेटिव फील नहीं कर लेना। कई बार विद्यार्थी छोटी छोटी बात में नेगेटिव फील कर जाते हैं। तो एक अच को आप समझ गए, हमें ये कहने का मतलब था, सूत्र ने कहा कि आंग को छोड़कर, क्योंकि आंग भी एक अच ही था इसीलिए उनको ये बात बोलनी पड़ी। भाई आंग भी एक अच ही है, तो आंग की कंडीशन को छोड़ के, खाली कभी आप आंग को भी गिन ले, आंग को छोड़कर एक अच मात्र, जो भी बाकी सब एक अच वाले हो, जैसे प्रा है वो एक अच वाला है, उसको आप मान सकते हो। अन्य भी एक अच वाले बहुत सारे हैं। आंग को छोड़ दो, बस आंग को छोड़कर एक अच मात्र, एक अच वाला नहीं, एक अच मात्र निपात प्रग्रह संगक हो। तो आपके हिसाब से ये प्रादि में कौन कौन जो है इसमें निपात हो गए? बताइए, आप भी बताते रहिए महाराज, धड़ाधड़ दोनों बताइए। निकाल, भले पुस्तक खोल के देख लो, उपसर्गा क्रिया योगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी हो जाएगा काम। मैं उसका टेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस मुझे तो इतना बता दो, आप फटाफट बताते चले जाओ कि इसमें निपात कितने हो गए प्रादय में। निपात नहीं, मतलब इसमें एक अच वाले निपात कितने हो गए? निपात तो है ही वो प्रादेय से, एक अच वाले निपात कितने हैं इसमें? फटाफट बताते चले जाइए। एक अच वाले निपात कौन से हैं? निपात तो है ही वो सब, एक अच वाले निपात कौन से हैं? बस ये बता दीजिए। प्रा एक है एक अच वाला निपात। दूसरा बताइए महाराज फटाफट। प्रा के बाद सम, निस, सम के बाद निस, निर, निर, दुस, दूर, दूर, दुस, दुस दूर हो गया। हाँ, दुस दूर दोनों हो गए। और बताइए, ये ठीक कह रहे हैं ना संत जी? आप सही सही सुन रहे हो ना? एक अच वाले निपात, हाँ बताइए, बताते जाइए महाराज, बोलते जाइए, सही बोल रहे बिल्कुल आप। दूर हो गया। हाँ, दूर तक हो गया। हाँ, वी, वी, हाँ, एक अचार है। हाँ बिल्कुल, एक अच वाले निपात बस। वी, आंग, आंग को तो छोड़ना है ना महाराज, फिर कर दी ना गलती, इसीलिए तो मैं घुमा रहा था कि आंग पकड़ोगे आप। आंग को तो छुड़वा दिया सूत्र ने, इस सूत्र की दृष्टि से सोचना है ना हमें अब, आंग को छोड़कर, है ना? अब बोलो नी, बस फिर तो आप बता ही देंगे, यही तो हमें चेक करना था ना। अब तो आप बता ही देंगे, यही तो चीज पकड़ने की। आंग बोल देता है व्यक्ति, सूत्र कह रहा है आंग को छोड़ दो, बाकी सबको ले लो। अच्छा, ये सूत्र का सामान्य अर्थ हो गया। अब उसके लिए इन्होंने उदाहरण भी दे दिया। उसके लिए उदाहरण इन्होंने क्या दिया? ई इंद्रः उ उमेशः, ई इंद्रः उ उमेशः, इन्होंने इसके लिए 2 वो दिए उदाहरण। तो इसको हम ले लेते हैं। ई इंद्र, इन्होंने कहा कि वो ई है और एक इंद्र है। ई चादिगण में आता है। ई जो है हम आपको बता देते हैं, आपको ये नहीं पता होगा क्योंकि आपने चादिगण सारे पढ़े नहीं है, तो ये हमारे बताने की बात है। ई जो है चादिगण में आता है, तो ये चादी है, तो चादी और असत्व से ये क्या बन गया? निपात है कि नहीं? ऊ भी चादिगण में आता है, तो चादी और सत्व से क्या बन गया? ये निपात है कि नहीं है? अच्छा, जब निपात हो और निपात से परे, और निपात भी कैसा हो? निपात भी कैसा हो? एक अच वाला हो। जब निपात हो और वो निपात भी एक अच वाला हो, तो ऐसा निपात क्या कहलाता है सूत्र के अनुसार? निपात हो
और एक अच हो, एक अच वाला नहीं, एक अच हो, फिर हम बार बार हमारे मुंह से गलत निकल रहा है, निपात हो और एक अच हो, निपात हो और एक अच हो, तो वो क्या कहलाता है? प्रगृह है। निपात हो और एक अच हो, एक आच मतलब एक अच, तो उसको क्या कहते हैं? प्रगृह। उसका नाम क्या रख दिया? प्रगृह है। किसका नाम रखा? प्रगृह है। जो निपात हो और एक अच हो, उसका नाम क्या रख दिया? प्रगृह। प्रगृह नाम हम पहले भी किसी का रख के आए थे, याद है? किसका रख के आए थे? प्रगृह नाम पहले भी किसी का रख के आए थे। आप बताओ, फोन पे हो, प्रगृह नाम हम पहले भी किसी का रख के आए थे पीछे। प्रगृह नाम बहुत रख रहे हैं हम। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो प्रगृह नाम हमने वहां रख दिया था, और एक और उसके बाद फिर एक और नाम, एक और किसी का हमने नाम रखा था प्रगृह। अदसोमात में मतलब क्या? फटाफट बता दीजिए। अदसोमात सूत मत बोलो, क्या किसका रखा वहां पर? नहीं नहीं नहीं, वृत्ति नहीं, किसका रखा था? आप सीधे बता दो ना किसका रखा था। ऐसे बोल दो ना, अदस शब्द के मकार से पहले एक आकार, ऐसे बोल देते फटाफट, है ना? तो निपात, और तीसरा नाम हम फिर से प्रगृह ही रखने जा रहे हैं। अब की बार किसका प्रगृह नाम रखने जा रहे हैं? निपात और एक अच। निपात और एक अच हो, ये इस तरह पक्का हो जाता है, हाँ? इसका नाम भी हमने क्या रख दिया? प्रगृह। अच्छा, तो अगर ऐसा प्रगृह ये आ गया, तो प्रगृह मिल गया हमें, और प्रगृह के लिए तो हमारे पास काम कराने के लिए एक सूत्र है। कौन सा सूत्र है? प्लुत प्रगृह अचि नित्यम। अर्थात यदि आपको कोई प्रगृह मिल जाए और उससे बाद में अच मिल जाए, तो प्रकृति भाव रह जाए। तो प्रगृह हमें क्या मिल गया? ई, क्योंकि ई क्या है? एक अच, एक आच है। और क्या खूबी है इसके अंदर? ये निपात है। तो एक अच तो हमें दिख रहा है, लेकिन निपात का हमें पता नहीं चल रहा। तो निपात ये किससे है? चादयो असत्वे सूत्र से। चादयो असत्वे सूत्र के द्वारा ये निपात है। क्यों है? क्योंकि ये चादीगण में आता है और इसकी गिनती नहीं हो सकती, असत्व है, और इसका मतलब ये हो गया प्रगृह है। तो इसके बाद यदि हमने ई के बाद कुछ भी अच वाला लिख दिया, ई के बाद कुछ भी हमने लिख दिया, इन्होंने उदाहरण के तौर पर ई इंद्र दिया है, तो हम इंद्र ही ले लेते हैं। ऊ भी उसी तरह का है, ऊ भी क्या है? हमारा प्रगृह है। उसके बाद भी हम क्या ले लेते हैं? इंद्र की जगह उसमें ले लिया उमेश, शिव जी भगवान शंकर के लिए है। तो दोनों जो है ये एज इट इज रह जाएंगे, प्रकृति भाव रह जाएगा, क्योंकि इनमें जो है ये बात स्पष्ट हो गई है कि प्लुत प्रगृह अचि नित्यम सूत्र कहता है कि यदि प्रगृह मिल जाए, तो प्रगृह बनाने में यहाँ पर दो चीज लगी, एक निपात और एक लगा है एक अच, ई के लिए और ऊ के लिए। ये दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है। ये एक अच भी है और निपात भी है। निपात चादयो असत्वे से है और एक अच है, ये सामने से दिख रहा है, एक ही अच है, ये अकेला अच है ये। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में क्या है? ये बन गया हमारा प्रगृह, और प्रगृह से बाद में यदि कोई अच आ जाए तो वो संधि नहीं होती। ये बात बताई हमारी प्लुत प्रगृह अचि नित्यम ने। इसीलिए ई इंद्र ऐसा का ऐसा रह गया। तो ई इंद्र का मतलब होता है ओ यह इंद्र है, संबोधन है ये। उ उमेश का मतलब है कि ऐसा लगता है कि यह महादेव है, जान पड़ रहा है कि यह महादेव है। तो ये दोनों जो है अद्रव्यार्थक भी हैं चादियो सत्व से, उनकी फिर हमारी जो है संज्ञा हो गई उसी तरह की। अच्छा, अब इस सूत्र में ये तो बात थी जो बिल्कुल सीधे सीधे सी आपको बताई। अब अगली बात इस सूत्र में ये है कि आंग और अनांग में, आंग में एक समस्या आंग में आके खड़ी हो जाती है, क्योंकि एक और हमारा जो है आंग है एक तो, और दूसरा है आ। यदि हम कहीं प्रयोग करते हैं आंग को, तो आंग में जो गकार है उसकी इत हो जाता है, वो हलंत्यम से और तस्य लोप से हो जाता है उसका लोप, तो वो अकेला बच जाता है आ। और सामान्य आ भी आ ही है, सामान्य आ भी आ ही है, और ये आंग कटके ये भी जो है आ ही बन गया। तो समस्या ये आ जाती है कि किस केस में हम ये माने कि ये आंग है और किस केस में हमें पता चले कि ये आ है।
अर्थात ये आंग से बना हुआ आ है या ये आ ही था, क्योंकि आ भी होता है, आ भी चादिगण में है। चादिगण जब आप पढ़ेंगे, आपने नहीं पढ़े, हम बता रहे हैं, चादिगण में आ भी आता है, और चादिगण में फिर ये आंग वाला माने कि ये आ, क्योंकि कटने के बाद तो ये हलंत और तस्य लोप के बाद, लोप होने के बाद तो ये आ ही बच गया। तो उसके लिए फिर इन्होंने एक कारिका दी है, वो कारिका आप लोग याद भी कर लें। उस कारिका से ये बोधन किया है कि किसको तो हमें आंग वाला आ मानना है, यानी ये आंग में से निकल के आया है, और किसको हमें सामान्य आ मानना है। तो वो कारिका है ईषद अर्थे क्रिया योगे। इसमें टिप्पणी में भी है क्या कहीं कारिका? है नीचे है टिप्पणी में? हाँ, कहाँ है, दिखाइए हमें तो नहीं। ये सही है, पेज पे है। दूसरे पे है क्या? हाँ, हाँ है, ये पेज 25 पर है। देखिए ये लिखनी नहीं पड़ेगी हमें फिर, इसीलिए हम सोच रहे थे, नहीं तो लिखनी पड़ती। ये आप लोग अपनी पुस्तक से, अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना, और उसके साथ साथ इसको रट्टा भी मार लेना अच्छे से। कह रहे हैं ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा अभिविधौ च, ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा अभिविधौ च यह एतमातम गितम विद्यात वाक्य स्मरणोंगित। ये आप लोग याद कर लेना, इसका अर्थ हम बता देते हैं। ईषद अर्थे, ईषद बोलते हैं थोड़े को, थोड़े के अर्थ में हो, या क्रिया के योग में हो, यानी क्रिया योगे, या कोई मर्यादा की बात हो, या अभिविधि की बात हो, यदि ये चारों बात है, ईषद अर्थ, क्रिया योग, मर्यादा या विधि, तो यदि ये चारों की बात है, एतमातम गितम, अगर ये चारों हैं, तो उस समय ये कौन सा मानना चाहिए होने से? ये एतमातम गित, यानी ये गित वाला है आ। गित वाला मतलब जिसमें गकारित होके आया है आ। अगर इन चारों के केसेज में ये आ है, ईषद अर्थ में, क्रिया योग में, मर्यादा में और अभिविधि में, तो मानना चाहिए कि ये आ जो है वो गित होके आया है, वो आंग वाला आ है। यदि इससे भिन्न कौन सा हो जाए, तो आखिरी पंक्ति देखेंगे, वाक्य स्मरणोंगित। यदि वाक्य में कहीं आ जाए या स्मरण के रूप में कहीं आ जाए, कोई स्मरण की बात कर रहा हो, तो वहां समझना कि ये आंग वाला नहीं है, यानी कि ये अंगित है। जो गित नहीं हो वो अंगित है, यानी ये सामान्य आ है। सरल भाषा में कहो, थोड़े के अर्थ में, क्रिया के अर्थ में, मर्यादा के अर्थ में, अभिविधि के अर्थ में यदि कहीं आ दिखता है तो समझ लो वो आंग वाला आ है, और यदि वाक्य के अर्थ में और स्मरण के अर्थ में हो तो समझना कि वो सामान्य आ है। अब यहाँ पर ईषद अर्थे क्रिया योगे के उदाहरण क्या है? ईषद अर्थ थोड़े के अर्थ में, जैसे एक उदाहरण हम उठाना चाहें तो एक उदाहरण है आज तो बार बार ये पता नहीं स्पीकर को क्या हो गया भाई, बार बार 2-4 बार तो ऑफ हो चुका है। वायर तो ठीक लगा है, पता नहीं क्या। Bluetooth mode. हाँ जी, तो जैसे हम इसको ईषद अर्थ में लिखने लगे तो एक लिखे आ धन उष्ण, आ धन उष्ण, आ धन उष्ण, आ धन उष्ण। इसको चूंकि ये किस में है? ईषद अर्थ में है। ईषद अर्थ में है यानी कम के अर्थ में है। कम के अर्थ में है तो इसकी क्या होगा? कम के अर्थ में है तो ये कौन से वाला हुआ? ये हुआ आंग वाला। और आंग वाले के लिए हमने बोल दिया कि आंग वाले को हम क्या नहीं मानेंगे? आंग वाले को हम आंग को छोड़कर हमने बोला था सूत्र में, तो आंग वाले को हम निपात एक जनांग से नहीं लेंगे, या अर्थात हम उसको एकोवच निपात नहीं मानेंगे, एक अच वाला निपात नहीं मानेंगे यदि वो आंग वाला है। और अगर हम नहीं मानेंगे तो प्रकृति भाव नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति भाव तो वो वही करेगा ना जो एक अच निपात हो। और ये एक अच वाला निपात हम मानेंगे ही नहीं, क्योंकि ये एक अच निपात ये है ही नहीं, क्योंकि ये थोड़े अर्थ में है। थोड़े अर्थ में तो फिर इसमें संधि हो जाएगी हमारी, आधन उष्ण में हमारी संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? जो फोन पे है वो फटाफट बता दें। फोन पे है क्या ये स्पीकर? अच्छा, आध गुणा। तो क्या बन जाएगा? ओष्णम। ठीक है, ओष्णम। ओष्णम का मतलब होता है, पंजाबी लोग जिसको कोसा कहते हैं,
ठंडा, थोड़ा ठंडा, कोसा कोसा बोलते हैं, कोसा कोसा पानी में आप कोसा कोसा पानी, कोसा बोलते हैं पंजाबी लोग, गुनगुना। हाँ हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुनगुना है। ओष्णम। क्रिया योगे, क्रिया योग में ले लो आधन इही, मतलब आने के लिए बोलो आधन इही, आधन इही, ये क्रिया योग में हो गया कि आओ आने के लिए, तो आधन इही बोलेंगे तो क्रिया योग में आ गया वो आधन इही, ए ही बन जाता है आने के लिए, वो हो गया क्रिया योग में। इसकी भी संधि इसलिए हो गई क्योंकि ये निपात एक जनांग नहीं था, एक आच तो था ये, लेकिन एक आच होने के बाद भी ये फिर इसमें पूरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि निपात एक आच की दृष्टि से इसको मतलब ये आंग को छोड़कर ये इन्होंने बोली थी। वैसे देखो तो एक आच है, लेकिन कौन से वाला है, आंग वाला है। आंग वाले के लिए बताए जा रहे हैं 4 उदाहरण। ईशदर थे, क्रिया योगे हो गया। मर्यादा और अभिविधो में देख लो आप, मर्यादा और अभिविधो में जिसको अंतर पता हो वो फटाफट बताएगा। आप फोन पे आप बताइए पहले, फिर संत भगवान का नंबर आएगा। नहीं मालूम स्वामी। अच्छा आप बताइए फिर महाराज, मर्यादा अभिविधि, क्योंकि पढ़ी हुई बात है, भूल जाते ना। अरे जहां ये मर्यादा, मतलब जहां पर कोई बात ऐसी बोल दी जाए कि यहां तक, केवल यहां तक, मतलब इससे आगे नहीं। जैसे हम ये कहने लग जाएं यहां से कि भाई ये प्रयागराज तक बारिश हुई है, अलवर तक बारिश हुई है, इसका मतलब यह अलवराद वृष्टो मेघः, हाँ प्रयागाद वृष्टो मेघः, ऐसा हम बोलने लग जाए तो उसमें हमने क्या कहा कि वहां तक, यानी जहां से वहां की सीमा शुरू हुई हो, यानी वहीं हुई है, बस प्रयाग की सीमा तक ही हुई है। प्रयाग मतलब प्रयाग में नहीं हुई बारिश, एक तो ये कहने का तरीका है। एक इस तरह से कहने लगे कि हम प्रयाग में भी बारिश हो गई, प्रयाग में भी बारिश हो गई, मतलब प्रयाग को लेकर जब हम बोले, जब प्रयाग को लेकर हम बोले, प्रयाग में या अलवर को लेकर हम बोले पूरा, तो वो तो कहलाएगा अभिविधि। और यदि हम उसको छोड़ दें, खाली सीमा निर्धारित कर दें, जैसे कहने लगे कि अटारी बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर है, ये बॉर्डर है अपने भारत के, तो बोले वहां तक अटारी बॉर्डर तक भारत है, तो ये नहीं है कि अटारी भी उसमें पूरा आ गया। अटारी तक जहां हुआ, वो अटारी गांव तो उधर भी हो सकता है ना, इस तरह। या यहां तक आप कहने लगे, या कहीं कहने लगे काशी में आप कहने लगे केदार घाट तक, तो उधर से केदार के पीछे पीछे का सारा हिस्सा छूट गया, लेकिन केदार के पीछे का सारा हिस्सा, मतलब केदार से आगे का हिस्सा छूट गया, केदार तक जहां से केदार घाट शुरू हुआ, ऐसे। तो अभिविधि और मर्यादा में सिर्फ इतना फर्क है कि मर्यादा में कोई चीज जब बोली जाती है तो उसके शुरू होने तक के लिए बोली जाती है। जैसे कहने लगे अलवर तक बारिश हुई, इसको मर्यादा अर्थ में कहने लगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अलवर को छोड़कर बारिश हुई। अलवर तक मतलब जहां से अलवर शुरू हो गया था ना, वहां बारिश नहीं हुई, अलवर तक हुई, यानी अलवर आ गया ना तो अलवर तक, बात खत्म। और इसी बात को ये कहने लगे कि भाई अलवर में भी बारिश हो गई या अलवर पर्यंत बारिश हो गई, बस ये कहने का भेद है थोड़ा सा, इसलिए इसमें टेंशन नहीं लेना। बहुत लोग इसी में टेंशन ले लेते हैं, ये तो मेरी समझ में नहीं आया, इतनी सी बात थी, और बहुत ज्यादा ये कोई वो खड़ा नहीं करेगा आप लोगों के सामने आगे दिक्कत, इतनी ही बात है इसमें, ठीक है। तो ये तो हो गए 4 अर्थ, जिन 4 अर्थों में आंग वाला माना जाएगा, अर्थात ये आंग वाला है। यदि ये 4 अर्थ निकल रहे हैं, ईषद अर्थे, क्रिया योगे, मर्यादा, अभिविधि, यदि ये 4 अर्थ निकल रहे हैं तो समझ लेना ये आंग वाला है। और यदि ये आंग वाला है तो साधारण काम करेगा, इसमें संधि हो जाएगी, सामान्य संधि का नियम लगेगा। यदि ये आंग वाला नहीं है, यानी आंग को छोड़कर कहा था सूत्र ने, तो वो प्रक्रिया संज्ञक हो गया, और प्रक्रिया संज्ञक हो गया तो संधि नहीं होगी। तो आंग वाला नहीं होता, किन 2 केस में आंग वाला नहीं होता, वाक्य के केस में नहीं होता और स्मरण के केस में नहीं होता। अर्थात कोई वाक्य कहने लगे, वाक्य दिया हो कोई ऐसा कि ये कहने लगे आ, यहां इसमें यही दिया हुआ है, आ एवं नु मन्य से, आ एवं नु मन्य से, आ एवं किल तत्, ये 2 उदाहरण दिए हुए हैं उसमें, आ एवं नु मन्य से, आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में दिए हुए हैं, आ एवं नु मन्य से। बोले अब तू ऐसा मानता है, ये तो वाक्य हो गया ना, वाक्य के, अब आ एवं नु मन्य से, क्योंकि एक तिंग वाक्य के हिसाब से क्रिया जब होती है, तो अब तू ऐसा मानता है, मतलब ये तो वाक्य है, तो वाक्य के अर्थ में आ जो है ये साधारण आ नहीं है, इस आ को मतलब आंग वाला आ नहीं है, साधारण आ है। और साधारण आ में हमें जो है निपात एक जनांग सूत्र लग गया, और उसकी दृष्टि से आ और एवं में संधि
अभिष्ट थी लेकिन संधि नहीं हुई, क्योंकि ये गित वाला नहीं है, ये सामान्य आ है। वृद्धि रेचि प्राप्त थी लेकिन वृद्धि रेचि नहीं लगी। और यदि कोई याद करने लगे, अरे वो ऐसी ही बात है क्या, आ एवं किल तत्, आ एवं किल तत्, अर्थात ये ऐसी ही बात है क्या, ऐसा यानी स्मरण किया उसने, ये ऐसी ही बात है क्या, तो ये स्मरण अर्थ में हो गया। तो स्मरण अर्थ में भी इसमें सामान्य जो है प्रकृति भाव रह जाएगा। तो ये संधि, ये जो निपात एकाजनांग सूत्र है ये पूरा हुआ है। और इसमें थोड़ी सी एक गंभीरता बचती है, यदि समय हो तो उस गंभीरता को भी ले लेते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद ही आपको ये गंभीरता मिली हो, अगर मिली होगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मिली हो तो फिर देखते हैं। ये जो कह रहे हैं इसमें एकाच, तो एकाच ये कह रहे हैं, तो एकाच का मतलब क्या है, अर्थात एकाच में हम ये कहने लगे, इन्होंने कहा कि एकाच है, तो एकाच में हम ये कहने लगे च और अस्ति, चा और अस्ति। अब इसमें मुझे ये बता दो, चा और अस्ति में प्रकृति भाव होगा या इसमें प्रकृति भाव नहीं होगा? चा और अस्ति में प्रकृति भाव होगा या प्रकृति भाव नहीं होगा? चा अस्ति में प्रकृति भाव होगा कि नहीं होगा? होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? चा धन अस्ति, आगे अच है अस्ति का अ, और चा जो है वो चादिगण में पढ़ा गया है, ये आपने देखा था, चादिगण में पढ़ा गया है। तो चादियो असत्वे, चादियो असत्वे से क्या हो गया, ये निपात हो गया, निपात हो गया, यानी निपात है और अस्ति में आगे है। तो अब इसमें प्रकृति भाव रखें या प्रकृति भाव ना रखें? निपात एकाजनांग आप लोग पढ़ चुके हैं, यही विचार है, बाकी तो सूत्र सबको रट जाता है, ये थोड़ा सा विचार यही है। प्रकृति और रखना है, क्यों रखना है? प्रगृह संज्ञा हो गई, प्रगृह संज्ञा क्यों हो गई? एकाच होने के कारण। अच्छा, आपका उत्तर है इसमें प्रकृति भाव रखना है, क्योंकि प्रगृह संज्ञा हो गई, क्योंकि क्या है ये कारण, क्या बताया, एकाच वाला है, ये बोला ना आपने, एकाच वाला है। आप बोलेंगे जो फोन पे है, जी स्वामी जी। आप बताएं, इन्होंने बताया संत जी ने कि प्रकृति भाव रह जाएगा क्योंकि ये प्रगृह है, और एक मैंने कहा प्रगृह है, फिर तो बोले एकाच वाला है, इसलिए यहाँ पर प्रकृति भाव रहेगा चा अस्ति में। चा भैया वो और वाला चा। लेकिन चादयो सत्वे ज्यादा अनुकूल है। नहीं, चादियो असत्वे ज्यादा अनुकूल है वो बात मैंने नहीं कही, वो तो मैं पहले ही कह चुका हूं, चादवे असत्वे से ये निपात है, ये बात तो मैं कह चुका हूं, वो बात में मैं नहीं पूछ रहा हूं। थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा मस्तिष्क थोड़ा घुमाए, मस्तिष्क घुमाने के लिए तो हम पढ़ रहे हैं इसको। आप मुझे ये बताएं इसमें कि प्रश्न मेरा ये है, अच्छा अभी प्रश्न ही नहीं सुना था, चलो प्रश्न ये है कि हमारे पास एक कंडीशन है, एक हमारे पास एक रूप है, लिखा है चा धन अस्ति, चा धन अस्ति, हमारे सामने लिखा हुआ है चा धन अस्ति। इस चा धन अस्ति के केस में क्या इसमें प्रकृति भाव रहेगा या इसमें संधि हो जाएगी? चा धन अस्ति के केस में क्या इसमें चा धन अस्ति के केस में प्रकृति भाव रहेगा या इसमें संधि हो जाएगी? ये प्रकृति भाव रहेगा स्वामी। कारण बताइए, यही संत जी ने बताया, आपका क्या कारण है? क्या संत जी वाला ही है? जी हाँ। क्या कारण है? एक अच्छा है, ठीक है, बात है। अच्छा, और सोच लीजिए, मैं एकाच निपात जो सूत्र है उसकी हिंदी पढ़ रहा हूं, अर्थात हिंड दे रहा हूं, फिर से आपको बताना है, क्योंकि मैं उत्तर आप ही लोगों से चाहता हूं, नहीं तो फिर हम तो बताएंगे ही। आंग को छोड़कर एक अच मात्र निपात प्रगृह संज्ञक हो, आंग को छोड़कर एक अच मात्र निपात प्रगृह संज्ञक हो। अब बताइए
फिर से कुछ दिमाग घूमा हो तो गंभीरता होती है सूत्रों में। कभी कभी कोई सूत्र ऐसा आता है कि उस सूत्र में विशेष गंभीरता होती है, तभी तो वो सूत्र कुछ है, अन्यथा तो फिर सामान्य रूप से सब सूत्र पढ़ेंगे, ये सामान्य पढ़ाई ही हो गई, कुछ अलग बात नहीं हुई। फिर व्याकरण नहीं बचा। स्वामी जी यहाँ एक अच नहीं, इसमें अनेक अच दिख रहे हैं। अनेक अच है चा में अनेक अच है। एक और चमत्कारी बात बताई, च में एक अच है। हाँ, चा में एक अच है। चलो ये अ में अ है। किसमें? अस्थि में 2 है। अरे अस्थि का छोड़ो ना, अस्थि से क्या लेना हमें? अस्थि तो अच परे में मिल गया, बात खत्म हो गई। वो तो इसलिए है, हमें चासी करना है ना सारा खेल। ई और ऊ से करके आए कि नहीं आए? आगे वाले से हमें थोड़ी लेना होता है महाराज, चासी लेना है हमें। एक अच है। एक अच्छे है। हाँ, बताओ आप बताओ, फोन पे हैं, फटाफट बताओ। इसमें प्रकृति भाव रहेगा, यही समझ आ रहा है। क्यों रहेगा प्रकृति भाव? एक अच्छा होने के कारण। अरे भाई यही गड़बड़ होती है अच्छों से, और ये आप लोगों को मैं जानबूझ के बता रहा हूं ताकि आप लोगों के जो गुरु भाई, जो गुरु बहन, जो लघु पढ़ के भंडारा कर दिए, आपके जो गुरु भाई, आपके जो गुरु बहन लघु पढ़ने के बाद में भंडारा कर दिए, हमारी लघु समाप्त, हम हो गए लघु के वैयाकरणाचार्य, ऐसा लिख दिए, उनसे भी पूछ लेना एक बार। यदि उनको पता होगा तो अपनी स्थिति पे रो लेना, और यदि उन्हें नहीं पता होगा तो आप उन्हें बताना कि हम ऐसे गुरु जी के पास पढ़े जिन्होंने चमत्कार कर दिया। तो दो में से कुछ भी बात हो, अब हम बताने जा रहे हैं। देखिए जी स्वामी जी बोलिए। आपका प्रश्न ये है कि इससे प्रकृति भाव क्यों होगा? और मेरा कहना यह है कि इसमें प्रकृति भाव नहीं होगा। अब बोलो, अब कुछ बोल सकते हो तो चलो। अब तो प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गया, अब तो मैंने उत्तर भी दे दिया। मैं कहता हूं प्रकृति भाव नहीं होगा, ये उत्तर पक्ष स्थापित कर दिया। अब पूर्व पक्षी मेरी बात को काटे। नहीं, वो हम जो पहले बता रहे थे ना कि एक अर्थ होगा, तो ये एक अर्थ तो है, लेकिन इसमें वर्ण भी है। और जो निपात एकाजनांग सूत्र ये कहता है कि सिर्फ एक अर्थ हो। अच्छा, क्या मतलब निकला इस बात का? जैसे इसमें ई इंद्र एक ही अर्थ, सिंगल अर्थ दिया हुआ है, वो उमेशा, तो एक मतलब अर्थ का मतलब एक स्वर हो बस। अब आप सही पहुंचे हो महाराज। उन्होंने क्या कहा है इसमें, यही इसीलिए तो सारा का सारा द्वैत और अद्वैत खड़ा हो गया। तत्वमसी में भी समास ही गलत कर दिया तत्वमसी का द्वैतियों ने। तत्वमसी में समास घुसा दिया, समास था ही नहीं, एक अच का समास ही गलत हो गया। ये लोग क्या समझते हैं, एक अच को एक अच वाला, लोग क्या समझते हैं इसको, एक आच को, एक आच जो शब्द आया इसकी वृत्ति में, उसका मतलब लोग निकालते हैं एक अच वाला, एक अच वाला निकालते हैं इसका अर्थ एक आच का। अर्थात इसमें बहुव्रीहि समास कर देते हैं। बहुव्रीहि समास क्या करते हैं, बहुव्रीहि निकलता है हमारे मुंह से भी कभी कभी, गलती है। एको अच यस्मिन स एक अच, एको अच, लोग इसका अर्थ जो करते हैं गलत, वो बता रहा हूं। एको अच यस्मिन, एक अच हो जिसमें, एको अच यस्मिन स एक अच, ये गलत समास है, ये बहुव्रीहि समास है। इसमें लोगों ने बहुव्रीहि समास कर दिया, जिसने वो गलती खा गया। एको अच, ये आपने जो हिंदी में बात बोली थी पहले, जो गलती हो रही थी वो उसके कारण ही हो रही थी, क्योंकि बहुव्रीहि समाज को हिंदी में समझते हुए बोला गया था। एको अच यस्मिन, जिसमें एक अच हो, अर्थात जो एक अच वाला हो, वो एक अच वाला हो, जो यानी चाबी एक अच वाला है, इस तरह तो चाबी एक अच वाला है, तो उसका मतलब ये एक अच हो गया? नहीं, गलत बात है, ऐसा समास नहीं करना है। एको अच यस्मिन सा एक आच का समास एक आच के लिए ठीक नहीं है। इसका समास करना है एक ही, एक भी हो और वो अच भी हो, वो केवल एक हो, केवल एक, यानी एक ही हो, अर्थात एक ही वर्ण हो, और अच भी हो, अर्थात वो एक वर्ण हो और वही केवल अच हो। ये इसमें कर्मधारय समास करना है हम लोगों को, इसको कर्मधारय समास करना है। कैसे करना है इसका कर्मधारय समास? एक ही हो, एक भी हो और वो अच भी हो, अर्थात एकश्च, एकश्च
एकश्च असौ, एकश्च असौ, ऐसे एकश्च असौ, एकस्स अचौ, ये एच लगा दिया ना मैंने, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एकश्च असौ, एकश्च असौ अच, ये समास होना चाहिए इसमें। असौ माना अभी आपने अदस का पढ़ा था, अदस का मतलब असौ, ये प्रथमा एक वचन है अदस का, यानी एक ही हो और अच भी हो, दो नहीं हो, वो चा में तो दो हो गए ना, तो फिर क्या बन गया वहां पे सीधे संधि हो गया, का सवर्ण दिन रूप बन गया चास्ती। समझ में आ गया ना फोन पे जो हो? आ गया स्वामी। ठीक है, चलो ओ ये कर लेना। हाँ बोलो जी। चादयो असत्व से फिर बहुत बढ़िया पूछ रहे हो, बहुत बढ़िया पूछ रहे हो, बहुत बढ़िया पूछ रहे हो, पूछो अच्छे से पूछो ताकि सबको क्लियर हो। पूछो पूछो, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, अच्छे से पूछो। नहीं तो ये जो चा है, ये तो चादयो असत्व से अद्रव्यार्थ है। ये जहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो पहले तो मैं साधुवाद दे रहा हूँ, जहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हैं वहीं सब कंफ्यूज होते हैं, तो पता नहीं आज कितनों का कंफ्यूजन मिटने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हो। चाद्यो असत्व से, चाद्यो असत्व सूत्र क्या कह रहा है कि चा क्या हो गया? निपात। हाँ, हमने तो मना नहीं किया है निपात होने से, लेकिन निपात एक जनांग क्या कह रहा है? केवल निपात नहीं हो, एकाच भी हो, तब मैं प्रक्रिया बनाऊंगा, और प्रक्रिया में प्रकृति भाव होता है। समझे? बात समझ में आई? एक बार और बता दीजिए। चाद्यो असत्वे जो बात कही वो ये कर रहा है। चाद्यो असत्वे ने कहा कि अद्रव्यार्थक चाद्यो निपाता, अर्थात चा निपात है, हमें कोई इसमें डाउट नहीं है, चा बिल्कुल निपात है। लेकिन निपात एगा जनांग सूत्र जो प्रक्रिया संज्ञा कर रहा है, हमें प्रक्रिया संज्ञा चाहिए थी ना, तो प्रक्रिया संज्ञा के लिए दो कंडीशन थी ना, कौन कौन सी थी आप ही बता दो मुझे। प्रक्रिया के लिए ईद और ऊट। अरे भाई, निपात एक जनांग से बताइए। अच्छा, निपात एक जनांग में एक अच हो और आंग वर्ग, तो चा एक अच है क्या? नहीं। तो इसका मतलब चा निपात तो है, लेकिन चा प्रक्रिया नहीं है। समझ में आया? चा निपात तो है, लेकिन चा प्रक्रिया नहीं है। और यदि ये प्रक्रिया नहीं है तो फिर प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम कार्य नहीं कर सकता, अर्थात प्रकृति भाव में इसको नहीं रख सकता। बात पकड़ में आई? तो इसका मतलब चादयो सत्व सूत्र सिर्फ संज्ञा दे रहा है निपात की। यही तो हम कहते आए, हमने कुछ अलग तो कहा नहीं अभी तक। चाद्यो सत्व केवल निपात ही तो करता है। चाद्यो सत्व ने प्रक्रिया संज्ञा तो नहीं की, ना ही प्रादीय ने की। प्रक्रिया संज्ञा तो या तो आपका इदुदे द्विवचनों ने की थी प्रक्रिया संज्ञा, या आपकी प्रक्रिया संज्ञा अदसोमात ने की थी, या आपकी प्रक्रिया संज्ञा निपात एक जनांग ने की है। ये बीच में चाद्यो सत्व और प्रादय तो निपात बनाने के लिए आया। इन्होंने दो बातें यहां पर लाई। पहले एक किसी को निपात बनाया इन्होंने, XYZ को, जिसमें अद्रव्यार्थक चादी भी थे और प्रादि भी थे। निपात बनाकर फिर उसके साथ एक शर्त और जोड़ दी कि निपात भी हो और एक अच भी हो, प्रक्रिया तब मानूंगा, खाली निपात को प्रक्रिया नहीं मानूंगा। बात समझ में आ गई? अब तो निपात का क्या कार्य क्या रहा? निपात का कार्य ये रहा ना कि निपात को हमने जब लिया, निपात भी चाहिए ना उसमें एक अच में। निपात का कार्य नहीं है ये, दो शर्तों में से एक शर्त निपात पूरी कर रहा है। दो शर्त है ना। जो चा को उन्होंने निपात लिया, फिर ये कहाँ काम आएगा? चा को निपात लिया उन्होंने, अद्रव्यार्थ तो चादी पूरा गण है, ये तो आगे अव्यय बनाने में भी काम आएगा ना। ये यहाँ काम नहीं आया, आगे आएगा ना, लघु में जरूरी नहीं ना, यहाँ आगे काम आएगा ना अव्यय प्रकरण में। तो ये जो चादयो अद्रव्यार्थ चादयो निपाता क्यों, इसमें चादयो का मतलब चा Powering off. Bluetooth mode. एक बार और आपको बोलना पड़ेगा, ये बिल्कुल लास्ट की बात आप बोल दो, क्या पूछना चाह रहे हैं? इसमें जो चादयो सत्व सूत्र है जी, तो इसमें जो वृत्ति में ये लिखा है कि अद्रव्यार्था चादयो निपाता च्युः,
तो ये चादयो जो है ये चादी गण के लिए बोला है या च आदि शब्द के लिए? चा आदि पूरा गण है, चादी गण। अच्छा, तो ये इसमें ये पूरा गण, जो, पूरा का पूरा उपयोग हुआ है, गण, वो चादी गण के लिए हुआ है। पूरा चादी गण निपात हो जाएगा। लेकिन जो निपात हो वो जरूरी तो नहीं है ना कि वो प्रक्रिया भी हो। अच्छा, ठीक है ना। और चिंतन कर लेना इस पर खूब, वहमी वहमी किसी के पास हो पढ़ लेना, काशिका हो वो पढ़ लेना, और कोई हो वो पढ़ लेना, सिद्धांत हो वो पढ़ लेना। फिर कल का अनध्याय है, फिर प्रस्तुत होना, और अपने गुरु भाइयों से भी पूछ के देख लेना जो गहराई आज आपसे पूछी आपको, ताकि पता तो चले आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, या इतनी ऊर्जा डालने का कोई लाभ ही नहीं है। तो ये देख लेना बीच बीच में। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल अष्टमी है, अनध्याय रहेगा। हरिओम जी। इस सूत्र में थोड़ी आंख खुली विशेष।